गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं राजन तिवारी एक बार फिर आप लोगों के साथ हूं और बैनर आप लोगों का है, चैनल जो है वो एडुसर्व थिंक फॉरवर्ड। आज मैं इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड के लिए एक स्टोरी पढ़ाने जा रहा हूं। एक छोटी सी कहानी है जिसका नाम है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब कलाकार। इस लेसन का नाम है कलाकार और इसके लेखक हैं सीगा नाओया। आप लोग ये जान जाएं कि 5 नंबर से ज़्यादा बनाएगा आप लोगों के 12 में बिहार बोर्ड में जो 21 लेसन है। अगर आप लोग सभी लेखकों का नाम याद कर लेते हैं, हम नवंबर बीत रहा है तो निश्चित ही 5 नंबर से ज़्यादा का वो काम करेगा, कम से कम तो 5 नंबर ज़रूर करेगा। तो सभी लेखकों का नाम अब याद कर जाइए आप लोग कि कौन सा चैप्टर का लेखक कौन है, और सभी लोग अपनी किताबें लेके बैठ जाएंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अगर मेरे किताब में थोड़ा सा धुंधला वगैरह आपको ऐसा अगर कुछ आए तो। और उसके बाद मैं लेसन शुरू करने जा रहा हूँ। सीगा नाओया 1883-1971 1883 में जन्म, 1971 में मृत्यु। is a celebrated Japanese short story writer of the 20th century। सेलिब्रेटेड मतलब जाना माना, मशहूर, फेमस, है ना। तो ये जो है वो एक जापानी छोटी कहानियों के लेखक हैं 20वीं सदी के। जापान में ही इसका मतलब इनका जन्म हुआ, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ उसी तरह का है। He wrote very sensitively about his people and their culture। सेंसिटिवली मतलब संवेदनशीलता से। तो उन्होंने लिखा, कैसे लिखा? बहुत संवेदनशीलता से लिखा। किसके बारे में लिखा? अपने लोगों और अपनी संस्कृति के बारे में, कल्चर, संस्कृति। तो उन्होंने बहुत ही संवेदनशील ढंग से अपने लोगों और अपनी संस्कृति के बारे में लिखा। ये सब लेखक परिचय में चल रहा है। द आर्टिस्ट unfolds before us the world of a talented Japanese boy Sebi। अनफर्ल मतलब यहाँ खोलना। वैसे अनफर्ल, वी अनफर्ल ए फ्लैग ऑल्सो। किसी फ्लैग को जब हम उड़ाते लहराते हैं तो अनफर्ल करते हैं। तो ये जो कलाकार है हम लोगों के सामने एक प्रतिभाशाली, प्रतिभावान जापानीज लड़के सेबी की कहानी को कहता है, खोलता है। और इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट्स। और ये प्रदर्शित करता है कि किस तरह से बड़े लोगों की दुनिया अक्सर नुकसान पहुंचा देती है ऐसी प्रतिभाओं को। तो ये इस कहानी में हमें ये पता चलता है कि कैसे आर्टिस्ट हम लोगों के सामने एक ऐसे प्रतिभाशाली लड़के की दुनिया को प्रदर्शित करती है जिसकी प्रतिभा को नुकसान पहुंचा दिया जाता है। बाकी बातें कहानी में पता चलेंगी। उसके पहले वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, ये चीज़ें हैं। ये हर लेसन में रहता है ताकि लेसन के बारे में एक मूड तैयार हो सके आपका। और तो फर्स्ट जो हम लोगों के लिए डिस्कशन के लिए टॉपिक है या क्वेश्चन है वो है एवरीवन एज ए हॉबी ऑफ वंस ओन। सबका अपना कोई शौक होता है, सबको अपना कुछ करना पसंद होता है। व्हाट इज योर हॉबी? तो स्टूडेंट होने के नाते कुछ छात्र ऐसा भी कह देते हैं जब हॉबीज़ की बात आती है। मैंने स्पोकन के वीडियोज़ में ये बातें बताई हुई हैं आप लोगों को कि पढ़ना आप ऐसा नहीं कह सकते कि रीडिंग इज़ माई हॉबी, है ना, वो आपका ड्यूटी है। तो फिर My hobby is playing cricket, my hobby is singing songs, my hobby is dancing, my hobby is cooking food, my hobby is I like planting plants, I like gardening। इस तरह की चीज़ों को आप अपनी हॉबी के बारे में बता सकते हैं। एक से ज़्यादा है तो I like drawing pictures and dancing, I like watching cricket and playing cricket, I like watching football। इस तरह से आप बता सकते हैं। उसके बाद several people are passionately attached to a particular thing or idea। Does it help to be passionate?
बहुत सारे लोग पैशनेटली, भावुकता से, है ना, अनुराग पूर्वक किसी चीज़ से या किसी विचार से जुड़े होते हैं। तो क्या ये भावुक बनने में हमारी मदद करता है? तो जब किसी चीज़ के साथ आप अनुराग पूर्वक जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप में उस चीज़ के प्रति भावुकता आती है, आपका उस चीज़ के प्रति जुड़ाव बढ़ता है। और फिर अगला सवाल है, डू यू थिंक दैट स्पेंडिंग योर टाइम ऑन थिंग्स अदर दैन स्टडीज इज ए वेस्टेज ऑफ टाइम? क्या आपको लगता है कि पढ़ाई के अलावा किसी दूसरी चीज़ पे समय व्यतीत करना, स्पेंड करना वेस्टेज ऑफ टाइम है, समय की बर्बादी है? तो आज की जनरेशन में तो मान लीजिए कि हम लोगों को, या जो नई पीढ़ी है वो दूसरे काम भी कर रही है, या उसके पेरेंट्स प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। वैसे छोटे शहरों में कम, लेकिन बड़े शहरों में ज़्यादा मात्रा में लोग अपने बच्चों को, यही नहीं है कि मतलब केवल किताब किताब किताब, ऐसा नहीं है। कोई किसी को स्विमिंग सिखा रहा है, जूडो सिखा रहा है, डांसिंग सिखा रहा है, सिंगिंग सिखा रहा है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखा रहा है, कोई दूसरे गेम्स खेलना सिखा रहा है। तो आज थोड़ा सा जनरेशन चेंज हो रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब हम पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि वो पढ़ाई के अलावा अगर स्टूडेंट कुछ भी, उनका जो अपना बेटा बेटी है वो कुछ और कर रहा है तो वो क्या है, समय की बर्बादी है। तो अगर आप कोई सकारात्मक चीज़ करते हैं, कोई सकारात्मक काम करते हैं, तो उसमें भी आप अपना करियर, कोई अच्छा खेल खेलते हैं तो आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। या चुपचाप किताब से चिपके रहने से ये भी है कि वो आपका मतलब आप फिजिकली अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते, जबकि हम लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद लेसन शुरू होता है, द आर्टिस्ट, कलाकार। Sebi's parents knew that he often went out to buy himself guards. सेबी के माता पिता जानते थे कि वह प्रायः बाहर जाता है खुद के लिए गार्ड्स खरीदने के लिए। गार्ड्स हम लोग के यहाँ कद्दू या लौकी जो है उसको हम मान सकते हैं। ऐसे गार्ड्स प्रजाति में और भी अलग अलग प्रकार के वो फल या सब्जियां हैं, और ये इनका इस्तेमाल, इसकी कुछ प्रजातियों का इस्तेमाल सजावट के काम में भी होता है ना। या ख़ास तौर पे ये जापान की कहानी है और वहाँ पे इसको कलेक्ट किया जा रहा है। लोगों को कलेक्ट करने का शौक़ है, जैसा आपको कहानी में पता चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ उसका ऑर्नामेंटल यूज होता था, सजावट वगैरह के लिए इस्तेमाल होता था। He got them for a few sen and soon had a sizable collection. सेन जापान की मुद्रा है। एक और मुद्रा इसी लेसन में आएगी, येन, आप लोग उसको भी याद रखेंगे। वो कुछ सेन में उनको खरीदता था और जल्द ही उसके पास बड़ी मात्रा में कलेक्शन हो गया था, सीजेबल, बड़े आकार का, बड़ी मात्रा में। When he came home, जब वह घर आता था, he would first bore a neat hole in the top of the gourd and extract the seeds. जब वह घर आता था वह क्या करता, he would सबसे पहले उसमें एक सुंदर सा साफ सुथरा सा छेद करता उसके टॉप में, गार्ड के टॉप में, और उसमें से बीज निकालता था। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लीव्स टू गेट रीड ऑफ अनप्लीजेंट गार्ड स्मेल। उसके बाद वो गार्ड में से कुछ अनप्लीजेंट, जो खुशनुमा न लगे वैसी खुशबू, वैसा गंध आता रहता था, उससे गेट रीड ऑफ इम्पोर्टेंट शब्द है, छुटकारा पाना, याद रखेंगे आप लोग। तो उससे छुटकारा पाने के लिए उसमें चाय की पत्तियां लगाता था। He then fetched the sake which he had saved up from the dregs in his father's cup and carefully polished the surface. उसके बाद उसके पिताजी एक प्रकार का तरल पदार्थ पीते थे, वो चावल का बना होता था, ड्रैग, है ना, और वो उसको लेकर के आता था और क्या करता था, उसी से वो पिताजी के कप में, मान लीजिए कि पिताजी वो पेय पदार्थ पी रहे हैं और सेक है चावल का बना हुआ जापानी पेय पदार्थ, और ड्रेग किसी कप या ग्लास में बची हुई कुछ बूंदें, है ना। तो उन बूंदों को बचा बचा करके रखता था। फेच मतलब जाकर लाना, वो उनको लेके आता था और फिर पॉलिश को सरफेस करते हैं, सरफेस को, गार्ड के बाहरी आवरण को पॉलिश करता था। सेबी वाज पैशनेटली, पैराग्राफ 2 चलने लगा,
इंटरेस्टेड इन गार्ड्स, सेवी को गार्ड्स में अनुराग पूर्वक रुचि थी। जब भी हम इंटरेस्टेड किसी चीज़ में होते हैं तो इन प्रीपोजिशन आता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। वन डे ही वॉज स्ट्रॉलिंग एलॉन्ग द बीच, एक दिन वह स्ट्रॉल टहल रहा था, चहलकदमी कर रहा था समुद्र तट के नज़दीक, उसके किनारे किनारे। एलॉन्ग जब बोलते हैं एलॉन्ग द रोड, एलॉन्ग द रिवर रोड, एलॉन्ग द कैनल, नहर के किनारे। तो वन डे एज ही वॉज स्ट्रॉलिंग एलॉन्ग द बीच एब्सॉर्ब्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट ही वॉज स्टार्टल्ड बाई एन अनयूजुअल साइट, एक दिन जब वह अपने पसंदीदा विषय में डूबा हुआ, एब्सॉर्ब अपने डूबा हुआ वो चहलकदमी कर रहा था समुद्र तट के किनारे, एक ऐसे दृश्य को देख करके वो चौंक जाता है, स्टार्टल्ड, जैसा कि वो आमतौर पे दिखाई नहीं देता है। ही कॉट ए ग्लिम्स, उसकी नज़र पड़ती है, उसकी नज़र जाती है, कॉट ए ग्लिम्स, एक नज़र डालना या जाना, ऑफ द बाल, बाल मतलब गंजा, एलोंगेटेड हेड, लंबा सा सिर था, गंजा सिर था, ऑफ एन ओल्ड मैन हरिंग आउट ऑफ वन ऑफ द हॉट्स बाय द बीच, तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो समुद्र तट के किनारे की कई झोपड़ियों में से एक झोपड़ी में से निकल कर के तेज़ी से बाहर जा रहा था और उसके गंजे और लंबे सिर पे सेवी की नज़र पड़ती है। वाट अ स्प्लेंडिड गार्ड, कितना शानदार गार्ड है, थॉट सेवी, सेवी ने सोचा। मतलब चूंकि उसके मन में हमेशा गार्ड्स चलते रहते थे तो उसे ऐसा लगा। द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड, उसके बाद पेज नंबर 49 पे आते हैं, बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया। फ्रॉम साइट वैगिंग हिज बाल्ड पाइन पेट, वो दृश्य से गायब हो गया, नज़रों के सामने से ओझल हो गया। वैगिंग हिलाते हुए अपने गंजे सूखा, पाइन मतलब सूखा, पेट बराबर हेड है, अपने गंजे सूखे सिर को हिलाते हुए। ओनली देन डिड सेवी रियलाइज हिज मिस्टेक एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, और तब सेवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वहीं पे खुद में ही, अपने आप में ही जोर जोर से हंसता हुआ वहीं पे खड़ा रहा। ही लाफ्ड ऑल द वे होम, वो घर आते समय पूरे रास्ते में हंस रहा था। पैराग्राफ 3 पे आते हैं। वेन एवर ही पास्ड ए ग्रोसरी, ए क्यूरियो शॉप, ए कन्फेक्शनर्स और इन फैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गार्ड्स, ही स्टूड फॉर मिनट्स ऑन एंड, हिज आइड ग्लूड टू द विंडो अप्रेजिंग द प्रीसियस फ्रूट। जब भी वो किसी ग्रोसरी की दुकान से, किराने की दुकान से गुजरता था, क्यूरियो शॉप कोई सजावट का सामान बेचने वाला दुकान है, वहाँ से गुजरता था, किसी हलवाई की दुकान से गुजरता था, और या फिर वास्तव में किसी भी ऐसी जगह से गुजरता था जहाँ गार्ड्स बिकते थे, वहाँ किनारे पे वो मिनटों तक खड़ा हो जाता था। उसकी आंखें ग्लू, चिपकना, स्टिक चिपकना, ग्लू के बाद भी टू, स्टिक के बाद भी टू, तो उसकी आंखें खिड़की पर चिपक जाती थीं जहाँ पे गार्ड्स टंगे होते थे। अप्रेजिंग द प्रीसियस फ्रूट, और वहाँ पे वो मूल्यांकन करता रहता था, निहारने लगता था कि इसका, वो कीमती जो फल है उसको, उसका वो मूल्यांकन करने लगता था, अप्रेज। आप लोगों को ये एक नंबर बना सकता है कि सेवी को क्या कलेक्ट करना पसंद था, तो गार्ड्स कलेक्ट करना पसंद था। पैराग्राफ 4 पे आते हैं। सेवी वाज 12 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, ये भी एक नंबर बना सकता है कि सेवी कितने साल का था और किस स्कूल में था। तो सेवी 12 साल का था और अभी भी प्राइमरी स्कूल में था। आफ्टर क्लास इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रेन ही यूजुअली वांडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गार्ड्स, क्लास के बाद वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बदले में आमतौर पे क्या करता था, शहर भर में भटकता रहता था। लुक फॉर, लुक के बाद जब फॉर आ जाता है तो ढूंढना, लुकिंग फॉर गार्ड्स, गार्ड्स की खोज में, गार्ड्स को ढूंढते हुए वो शहर भर में भटकता रहता था। देन इन द इवनिंग ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, walking on his newly acquired fruit.
और उसके बाद शाम में वो पैर मोड़ करके बैठ जाता था, अपने बैठक के कमरे के कोने में बैठ जाता था और नया नया एक्वायर्ड प्राप्त किया हुआ नया नया जो फल प्राप्त करके लाया होता था, जो खरीद के लाया होता था, उस पर वो काम करता रहता था। When he had finished eating it, he poured in a little shake, inserted a cork stopper which he had fashioned himself, wrapped it in a towel, put this in a tin especially kept for the purpose, and finally placed the whole thing in the charcoal foot warmer. और जब वो उससे व्यवहार करना, बर्ताव करना, मतलब जो शुरुआती काम है पॉलिश करने वाला, वो ख़त्म कर लेता था, वो उसमें थोड़ा सा सेक डाल देता था, जो पेय पदार्थ उसके पापा चावल का बना हुआ पीते थे। उसके बाद एक कॉर्क स्टॉपर उसने खुद से ही डिजाइन किया हुआ था, खुद से बनाया हुआ था, उसको उसके छेद को बंद कर देता था। रैप्ड इन ए टॉवेल, उसे एक टॉवेल में लपेट देता था। पुट दिस इन ए टीन स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस, और उसे एक टीन में रख देता था जो उसने उसी उद्देश्य के लिए रखा हुआ था। एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग, और उसके बाद वो पूरी की पूरी चीज़, जो टीन का डब्बा है जिसमें उसने तौलिया में टॉवल में लपेट के उसको रखा हुआ है, क्या गार्ड को रखा हुआ है, उसको चारकोल फुट वार्मर, पैर गर्म करने वाला जो है, उस चारकोल का उस पर रख देता था। देन ही वेंट टू बेड, और जब आप वेंट टू बेड तो इसका मतलब है कि तब वो सोने चला जाता था। As soon as he woke up the next morning, he would open the tin and examine the guard. जैसे ही वो अगली सुबह जगता था, वह टीन को खोलता था और गार्ड्स का निरीक्षण करता था। The skin would be thoroughly damp from the overnight treatment. रात भर में उस तरह के बर्ताव के कारण जो स्किन होता था गार्ड का, बाहरी आवरण जो होता था, वो थ्रोली पूरी तरह से डैम्प, गीला होता था। सेबे वुड गेज एडोरिंगली एट हिज ट्रेजर बिफोर टाइंग ए स्ट्रिंग राउंड द मिडिल एंड हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई। अब सेबी बड़े प्यार से उसको, अपने खजाने को देखा करता था, और फिर इससे पहले कि वो उसमें एक धागा बांधे उसके बीच में और उसको धूप में सूखने के लिए टांगे। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, उसके बाद वो स्कूल के लिए निकल पड़ता था। मुझे उम्मीद है आप लोग बातों को समझ रहे होंगे अच्छे से, मैं मीनिंग्स भी बताते जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। उसके बाद पैराग्राफ 6, सेबी लिव्ड इन ए हार्बर टाउन, एक नंबर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेबी कैसे शहर में रहता था? सेबी बंदरगाह वाले शहर में रहता था। हार्बर मतलब बंदरगाह, बंदरगाह वह जगह होती है जहाँ पे समुद्री जहाज आते जाते हैं। Although it was officially a city, one could walk from one end to the other in a matter of 20 minutes. आधिकारिक रूप से यद्यपि यह तो एक शहर था, लेकिन कोई भी एक छोर से दूसरे शहर तक इस शहर के 20 मिनट में ही जा सकता था, टहल सकता था। Sebi was always wandering about the streets and had soon come to know every place that sold guards and to recognize almost every guard on the market. तो सेबी हमेशा गलियों में भटकता रहता था, स्ट्रीट गली, और जल्द ही वह हर उस जगह को जानने लगा था जहाँ पे गार्ड्स बिकते थे, और लगभग जितने भी प्रकार के गार्ड्स बाजार में होते थे उनको वो पहचानने लगा था। पैराग्राफ 7, he did not care much about the old, narrow, peculiarly formed guards usually favored by collectors. उसे ज़्यादा परवाह नहीं होती थी पुराने गार्ड्स की, टेढ़े मेढ़े बने गार्ड्स की, विचित्र ढंग से बने हुए गार्ड्स की, जैसा कि आमतौर पे गार्ड्स को कलेक्ट करने वाले लोग पसंद करते थे। The type that appealed to Sebi was even and symmetrical. ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। सेबी को कैसे गार्ड्स पसंद थे? इवन और सिमेट्रिकल, सम आकार के और अच्छे आकार के। सिमेट्रिकल अच्छे आकार का। तो जिस तरह का प्रकार गार्ड्स का सेबी को अट्रैक्ट करता था, आकर्षित करता था, अपील, वो सम, बराबर और अच्छे आकार के गार्ड्स उसको आकर्षित करते थे।
पैराग्राफ 8 पे आते हैं। That youngster of yours only seems to like the ordinary looking ones, said a friend of his father who had come to call. और उसके पिताजी के एक दोस्त ऐसे ही घूमने के लिए थोड़ी देर के लिए चले आए थे, और वो कहते हैं कि आपका जो ये यंगस्टर है, नौजवान है, वो लगता है कि केवल साधारण दिखने वाले गार्ड्स ही उसको पसंद हैं। He pointed at the boy who was sitting in the corner busily polishing a plain round guard. उन्होंने बच्चे की ओर इशारा किया और जो कोने में बैठा हुआ था और व्यस्ततापूर्वक एक सीधे गोल गार्ड को पॉलिश कर रहा था। उसके बाद 9, Fancy a lad spending his time playing around like that with guards, said his father, giving Sebi a disgusted look. फैंसी कल्पना करना, है ना। कल्पना करिए कोई लैड, कोई छोकरा, कोई लड़का कि वो इस तरह से अपना समय व्यतीत करता है, गार्ड्स के साथ खेलने में अपना समय व्यतीत करता है। ये बातें कहते समय उसके पिताजी ने उसे घृणाजनक नज़रों से देखा, या घृणाजनक नज़रों से देखते हुए उसके पिताजी ने ये बातें कहीं, नफरत भरी नज़रों से देखते हुए ये बातें कहीं। 10, See here, Sebi, my lad, said the friend, there is no use just collecting lots of those things. देखो यहाँ सेबी मेरे लड़के, वो उसके पिताजी के दोस्त ने कहा, कोई लाभ नहीं है इस तरह की चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करने का। It is not the quantity that counts, you know. ये जो क्वांटिटी है, मात्रा जो है, उसकी गिनती नहीं होती है, जानते हो। What you want to do is to find one or two really unusual ones. करना क्या है तुम्हें कि तुम्हें आमतौर पे वैसे गार्ड्स ढूंढने हैं जो आमतौर पे दिखाई नहीं देते हैं। एक दो ऐसे गार्ड्स तुम्हारे पास होने चाहिए जो आमतौर पे नहीं दिखते हैं। 11, I prefer this kind, said Sebi and let the matter drop. मुझे इसी तरह का पसंद है, सेबी ने कहा और बात को ख़त्म कर दिया। जब लेट द मैटर ड्रॉप आप करते हैं तो आप बात को ख़त्म करते हैं। सेबीज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गार्ड्स। सेबी के पिताजी और उनके मित्र गार्ड्स के बारे में बात करने लगे। 13 पे आते हैं। रिमेंबर दैट बेकिन गार्ड दे हैड एट द एग्रीकल्चरल शो लास्ट स्प्रिंग। उस बेकिन गार्ड को याद करिए, उन लोगों के पास था पिछले वसंत के मौसम में, एग्रीकल्चरल शो में, जो कृषि की प्रदर्शनी लगी हुई थी उसमें। सेड हिज फादर, उसके पिताजी ने कहा, इट वॉज ए रियल ब्यूटी वाजंट इट, वह एक वास्तविक सुंदरता थी ना। यस आई रिमेंबर, हाँ मुझे याद है, दैट बिग लॉन्ग वन, हाँ मुझे याद है वो बड़ा वाला लंबा वाला, है ना। और उसके बाद 15 पे आते हैं, पेज नंबर 50, पैराग्राफ 15। As Sebi listened to their conversation, he was laughing inwardly. और जिस समय सेबी उनकी बातचीत को सुन रहा था, जब उसने सुना, वो अंदर ही अंदर हंस रहा था, inwardly. The Bekin guard had made quite a satire at the time, but when he had gone to see it, having no idea of course who Bekin might be, he had found it rather a stupid looking object and had walked out of the show. Quite a stir, हलचल मचा देना, है ना। तो उस समय बेकिन नाम का एक गार्ड आया था उस प्रदर्शनी में, जिसने उस समय हलचल मचा दी थी। बहुत शोर था उसका कि बहुत अच्छा गार्ड है, लेकिन जब वह उसे देखने गया, उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि ये बेकिन बेशक कौन हो सकता है। उसने उसे एक कुछ ज़्यादा ही मूर्खतापूर्ण दिखने वाली वस्तु पाई और वो शो से बाहर निकल आया, प्रदर्शनी से बाहर निकल आया। I did not think so much of it, interrupted सेबी। मुझे तो इसके बारे में इतना नहीं लगता है, सेबी ने व्यवधान डाला, बीच में टोका।
इट इज़ जस्ट ए क्लमजी ग्रेट थिंग, ये बस एक बड़ी सी भद्दी सी चीज़ है ना। हिज फादर ओपेंड हिज आइज वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर। अब उसके पिताजी की आंखें चौड़ी हो गई, उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर दी आश्चर्य से भी और क्रोध से भी। व्हाट्स दैट, ही शाउटेड, क्या ये, वो चिल्लाए। व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट यू बेटर शट अप। जब तुम नहीं जानते हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, तो बेहतर होगा कि तुम चुप हो जाओ। सेबी डिड नॉट से अनदर वर्ड, सेबी ने कोई दूसरा शब्द नहीं कहा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 18 खत्म कर चुके हैं पैराग्राफ, और उसके बाद ब्लैंक्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मैं ब्लैंक्स कराऊंगा आप लोगों को। तो उसके बाद जो ब्लैंक्स हैं उनमें हम लोग देखेंगे, पहला है सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। तो उसको किस चीज़ में रुचि थी सेबी को? सेबी को गार्ड्स में रुचि थी। पहले में गार्ड्स भरेंगे। सेबी लाफ्ड एट द वे होम बिकॉज, जब वो घर लौट रहा था वो हंस रहा था। क्यों हंस रहा था? इसका जवाब आपको पैराग्राफ 2 में है। क्यों? पैराग्राफ 2 के लास्ट में, क्योंकि उसने किसी बूढ़े व्यक्ति के सिर को क्या समझ लिया था कि एक शानदार गार्ड है, और इसलिए सेबी क्या कर रहा था? व्हाट ए स्प्लेंडिड गार्ड्स थॉट सेबी। तो यहाँ पे आप आंसर ढूंढ लेंगे आप लोग, मुझे लगता है उतने समझदार होंगे आप लोग, और थोड़ा सा आंसर लंबा है इसलिए मैं वहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ। सेबी कितने साल का था? सेबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। तीसरे में भरेंगे एंड एट प्राइमरी स्कूल। किस स्कूल में था? प्राइमरी स्कूल में। और फिर सेबी डिड नॉट अप्रिशिएट बेकिनगार्ड बिकॉज, सेबी ने बेकिनगार्ड की प्रशंसा नहीं की। अप्रिशिएट प्रशंसा करना। पैराग्राफ 15 में उसका आंसर है बिकॉज ही हैड फाउंड इट रैदर ए स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट। और सेबी वाज नाउ, ये इसका आंसर लास्ट में मिलेगा, ये एडवांस में ये ब्लैंक आ गया है, मैं बाद में, क्योंकि वो चीज़ अभी आई नहीं है। तो पैराग्राफ 19 में चलते हैं। वन डे when he was walking along an unfamiliar back street, he came upon an old woman with a fruit stall. एक दिन फैमिलियर परिचित, अनफैमिलियर अपरिचित। एक दिन जब वो अपरिचित पीछे वाली गली से, स्ट्रीट गली गुजर रहा था, टहल रहा था पीछे वाली गली में, तो वो अचानक पहुंच जाता है या उसकी मुलाकात हो जाती है एक बूढ़ी महिला से जो फ्रूट का स्टॉल लगाए हुई थी। शी वॉज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स एंड ऑरेंजेज। वो सूखे हुए खजूर और ऑरेंजेस बेच रही थी। ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल शी हैड हंग ए लार्ज क्लस्टर ऑफ गार्ड्स। और जो शटर था पीछे, स्टॉल के पीछे घर था, घर में जो शटर लगा हुआ था उसमें क्लस्टर मतलब गुच्छा, तो गार्ड्स का एक बड़ा गुच्छा हंग लटका हुआ था। कैन आई हैव ए लुक, क्या मैं देख सकता हूँ? सेड सेबी इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगेन एग्जामिनिंग द गार्ड्स। तो सेबी ने जैसे ही कहा कि क्या मैं देख सकता हूँ, उसके साथ ही वो तेज़ी से इमीडिएटली तुरंत ही पीछे चला गया, स्टॉल के पीछे दौड़ते हुए, और वहाँ जाके गार्ड्स का निरीक्षण करने लगा, उनको एग्जामिन करने लगा। सडनली ही कॉट साइट ऑफ वन विच वॉज अबाउट 5 इंचेस लॉन्ग एंड एट फर्स्ट साइट लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस मतलब साधारण। अचानक, सडनली उसकी नज़र पड़ जाती है, अचानक उसकी नज़र पड़ जाती है लगभग 5 इंच के गार्ड पे। वो गार्ड मात्र 5 इंच का था, एक कलम के बराबर आप मान सकते हैं, और पहली ही नज़र में वो बिल्कुल साधारण लगा। समथिंग अबाउट इट मेड सेबीज हार्ट बीट फास्टर। लेकिन कुछ ऐसा था उस गार्ड में कि सेबी का हृदय जोरों से धड़कने लगा। हाउ मच इज दिस वन, ही आस्क्ड पैंटिंग आउट द वर्ड्स। हाउ मच इज दिस वन, ही आस्क्ड पैंटिंग आउट द वर्ड्स। पैंट मतलब हाँफना, तो हाँफते हुए वो बोलता है, इतना एक्साइटेड हो गया है सेबी
कि हाँफते हुए बोलता है, अपने उसके जो शब्द निकलते हैं वो हाँफते हुए निकलते हैं। कितने का है ये? वेल सेड द ओल्ड वुमन, सिंस यू आर जस्ट ए लैड आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेन। बूढ़ी महिला कहती है कि अच्छा, तुम चूंकि लड़के हो, बच्चे हो, तो मैं तुम्हें इसे 10 सेन में दे दूंगी। सेन जापान की मुद्रा है। इन दैट केस सेड सेबी अर्जेंटली, प्लीज होल्ड इट फॉर मी, वोंट यू। अच्छा, सेबी ने ज़रूरत दिखाते हुए कहा, अर्जेंसी दिखाते हुए कहा कि अगर ऐसी बात है तो कृपया इसे मेरे लिए रखिएगा। रखिएगा ना, वोंट यू, क्वेश्चन टैग चल रहा है। आई विल बी राइट बैक विद द मनी, मैं तुरंत ही वापस आऊँगा पैसे के साथ। और देन हम लोग चलते हैं पैराग्राफ 51 में। ही डैश्ड होम, सॉरी पेज नंबर 51 है, पैराग्राफ 24 है। ही डैश्ड होम एंड इन नो टाइम एट ऑल वाज बैक एट द स्टॉल। डैश तेजी से जाना, वो तेजी से घर जाता है और बिना कोई समय गंवाए वो वापस आ जाता है स्टॉल पे। ही बाउड द गार्ड एंड टुक इट होम, उसने गार्ड को खरीदा और उसे घर ले गया। फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गार्ड। उस समय और उसके बाद से वो कभी भी अपने नए गार्ड से अलग नहीं हुआ, उसे अलग नहीं किया गया, वो हुआ ही नहीं। ही इवन टुक इट along to school and used to polish it under his desk in class time। यहाँ तक कि वो उसे स्कूल भी ले जाता था अपने साथ और उसको क्लास के दौरान ही पॉलिश किया करता था अंडर हिज डेस्क। जैसे छात्र लोग आजकल के छात्र हैं आधुनिक वाले, वो सामने टीचर पढ़ा रहा है तो उनके हाथ में मोबाइल है तो पीछे बैठ के चला रहे हैं, तो उसी तरह से वो क्या करता था कि अपने गार्ड को पॉलिश करने का काम करता था। It was not long before he was caught at this by one of the teachers who was particularly incensed because it happened to take place in an ethics class। ethics मतलब morality से जुड़ा हुआ है ना। तो ज़्यादा समय नहीं बीता कि उसे पकड़ लिया गया, इस चीज़ पर पकड़ लिया गया, ये करते हुए पकड़ लिया गया, उसके शिक्षकों में से एक शिक्षक के द्वारा पकड़ लिया गया। और वो ख़ास तौर पे इसलिए बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, इंसेंस्ड हो गए, क्योंकि ये इथिक्स क्लास में हुआ था। अब मॉरल वैल्यूज़ की क्लास चल रही है, नैतिक शिक्षा की क्लास चल रही है, और उसी क्लास में वो पॉलिश करने का काम कर रहा था अपने गार्ड्स को, और इसलिए उसके शिक्षक कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गए उसको जब उसको पकड़ लिए। पैराग्राफ 26 में द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव दैट चिल्ड्रेन शुड इंडल्ज इन सच इफेमिनेट पास टाइम्स एज कलेक्टिंग गार्ड्स। शिक्षक जापान के दूसरे हिस्से से आते थे और उन्हें ये बड़ा अपराध लगा, बहुत बड़ी गलती लगी कि बच्चे लिप्त हों, इंडल्ज इन सच इफेमिनेट मतलब महिलाओं वाला, इफेमिनेट पास टाइम्स मतलब उनको लगा कि ये जो गार्ड्स कलेक्ट करने का काम है वो महिलाओं वाला काम है, और इसलिए वो उनको बड़ा अपराध लगा। शिक्षक जापान के दूसरे हिस्से से थे। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि किस चीज़ को कहानी में इफेमिनेट पास टाइम कहा गया है, तो कलेक्टिंग गार्ड्स को कहा गया है। ही नेवर minded having his students sing Naniwabushi ballads however raucously। He never minded, उन्हें कभी भी कोई आपत्ति नहीं होती थी जब उनके स्टूडेंट्स एक प्रकार का बैलेड एक प्रकार की ऐसी कविता होती है जो कहानी कहते चलती है, तो एक खास प्रकार के बैलाड, नानीवाबुशी बैलाड उनके स्टूडेंट्स गाते थे, हालांकि ज़ोर से गाते थे, शोर शराबे के साथ गाते थे, तो उनको कोई आपत्ति नहीं होती थी। नाउ व्हेन ही फाउंड सेबी साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गार्ड हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ फरी। लेकिन अब जब उन्होंने सेबी को पा लिया था चुपचाप से अपने गार्ड्स को पॉलिश करते हुए, उनकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। यू आर एन इडियट ही शाउटेड, तुम मूर्ख हो, वो चिल्लाए। देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, तुम्हारे जैसे लड़के का बिल्कुल कोई भविष्य नहीं है।
देन एंड देयर, वहीं उसी समय, ही कॉन्फिस्केटेड द गार्ड ऑन विच सेबी हैड स्पेंड सो मेनी लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क। उसी समय उन्होंने उस गार्ड को जब्त कर लिया जिस पर काम करने में सेबी ने, कॉन्फिस्केट जब्त करना, जिस पर सेबी ने काम करने में इतना कई घंटे बिताए थे। सेबी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड डिड नॉट क्राई। सेबी सीधे घूरता रह गया लेकिन वो रोया या चिल्लाया नहीं। When he got home, सेबीज फेस वाज पेल। जब वह घर पहुंचा, सेबी का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, कमजोर पड़ा हुआ था। Without a word, he put his feet on the warmer and sat looking blankly at the wall. बिना कोई शब्द कहे उसने वार्मर पे, फुट वार्मर पे, पैर गर्म करने वाला जो होता है, उस पे अपना पैर रखा और खालीपन से ब्लैंकली दीवार की ओर देखता रहा। आफ्टर ए, पैराग्राफ 29, आफ्टर ए वाइल द टीचर अराइव्ड। शिक्षक वहीं पे नहीं माने हैं जब्त करके। देखिए यहाँ पे कुछ समय के बाद शिक्षक पहुंच जाते हैं वहाँ पे उसके घर पे। As Sebi's father was not yet home from the carpenter's shop where he worked, the teacher directed his attack on Sebi's mother. और चूँकि सेबी के पिता अभी घर पे अभी तक नहीं आए थे, वो कारपेंटर की शॉप से, बढ़ई की दुकान से जहाँ पे वो काम करते थे, शिक्षक ने अपना हमला जो था वो सेबी की माँ पर शुरू कर दिया। हमला मतलब फिजिकल नहीं, वो जो भी डांटना, बोलना, फटकारना। 30. This sort of thing is the responsibility of the family. इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो परिवार की जिम्मेवारी हैं। He said in a stern voice, उन्होंने एक कठोर आवाज़ में कहा, stern, कठोर। It is the duty of you parents to see that such things don't happen. ये आप माता पिता का कर्तव्य है कि आप देखें कि ऐसी चीज़ें न हों। In an agony of embarrassment, Sebi's mother muttered some apology. और शर्मिंदगी, embarrassment, शर्मिंदगी के दुख में, एगोनी, दुख, व्यथा, सेबी की माँ ने कुछ भनभना करके कुछ क्षमा याचना की, apology की। Meanwhile, 31, meanwhile Sebi was trying to make himself as inconspicuous as possible in the corner. और इस दौरान सेबी अपने आप को उतना ही साधारण रखने का प्रयास कर रहा था, अप्रभावित रखने का प्रयास कर रहा था, इनकॉन्स्पिक्यूअस कि मतलब कोने में। टेरिफाइड he glanced up at his vindictive teacher and at the wall directly behind. भयभीत होकर के, वह भयभीत था, उसने एक नज़र डाली कहाँ पे, he glanced up at his, उसने नज़र डाली अपने विंडिक्टिव टीचर पे। विंडिक्टिव टीचर वह शिक्षक जो सज़ा देने पे आमादा है। एंड एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड, और फिर सीधे पीछे जो दीवार थी उस पर नज़र डाली। वेयर ए होल रो ऑफ फुली प्रिपेयर्ड गार्ड्स वाज हैंगिंग, वहाँ पे पूरी तरह से तैयार गार्ड्स का एक पूरा श्रृंखला लटका हुआ था। What would happen if the teacher caught sight of them? क्या होगा यदि शिक्षक की नज़र उन सभी गार्ड्स पे पड़ जाती है। अभी तो एक गार्ड पकड़ा है छोटा सा, तो इतना हंगामा मचा हुआ है, बेचारा अब ये सोच रहा है। 32 पैराग्राफ, ट्रिम्बलिंग इनसाइड ही वेटेड फॉर द वर्स्ट। अंदर ही अंदर, ट्रिम्बल कांपना, फीवर मतलब भी कांपना हिलना, सेक मतलब भी कांपना हिलना होता है। ट्रिम्बलिंग इनसाइड ही वेटेड फॉर द वर्स्ट बट एट लेंथ द मैन एग्जॉस्टेड हिज रिटोरिक एंड स्टैम्प्ड एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस। उसने अंदर ही अंदर कांपते हुए सेबी ने बदतर होने का इंतजार किया, लेकिन एट लेंथ, अंत में, फ्रेजल है, उस व्यक्ति ने अपना भाषण खत्म किया, जो भी वो बक रहे थे, उन्होंने बोल रहे थे, उन्होंने खत्म किया और गुस्से से पैर पटकते हुए घर से बाहर चले गए। सेबी हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, सेबी ने राहत भरी एक सांस ली। जब आप हीव ए साई ऑफ रिलीफ करते हैं तो आप राहत भरी सांस लेते हैं। पैराग्राफ 33, सेबीज मदर वाज सॉबिंग सॉफ्टली, सॉब मतलब सिसकना,
सेबी की माँ धीरे धीरे सिसक रही थी। इन ए क्वेरलस वाइन सी बिगेन टू स्कोल्ड हिम। वाइन कराह, एक दुख भरी कराह में वो उसको डांटना शुरू कर देती हैं, वो उसको डांटने लगी। एंड इन द मिड्स ऑफ दिस सेबीज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप। और इन सब के बीच में सेबी के पिता अपनी दुकान से वापस लौट जाते हैं, लौट आए। एज सुन एज ही हर्ड what had happened, he grabbed his son by the collar and gave him a sound beating। और जैसे ही उन्होंने सुना कि क्या हुआ था, उन्होंने एकाएक पकड़ लिया, जकड़ लिया, ग्रैब। उन्होंने अपने लड़के को कॉलर से पकड़ लिया और उसको साउंड बीटिंग दे दी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पीट दिया। जब आप किसी को साउंड बीट कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा पीट देते हैं। यू आर नो गुड ही बाल्ड एट हिम, बॉल चिल्लाना, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, उस पर चिल्लाए। You will never get anywhere in the world the way you are carrying on। जिस तरह से तुम चल रहे हो ना, तुम दुनिया में कहीं नहीं पहुंचोगे। I have a good mind to throw you out into the street where you belong। और एकदम मेरा मन कहता है ना, मेरा दिमाग कहता है कि मैं तुम्हें सड़क पे फेंक दूं जहां से तुम्हारा संबंध है। The guards on the wall caught his attention। दीवार पे जो गार्ड्स थे उन पे उनकी नज़र जाती है। Without a word he faced his hammer and systematically smashed them to pieces one after the other। बिना एक शब्द बोले वो अपना हथौड़ा लेकर के आते हैं और स्मैश, चकनाचूर कर देना, चूर चूर कर देना, उसके गार्ड्स को एक एक करके चकनाचूर कर देते हैं। सेबी turned pale but said nothing। सेबी का चेहरा फिर से पीला पड़ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है, वो कुछ नहीं बोला। The next day, the teacher gave Sebi's confiscated guard to an old porter who worked in the school। पोर्टर माली हो सकता है, कूली, कोई काम करने वाला हो सकता है, दरवान हो सकता है। तो एक बूढ़ा माली था या दरवान था जो स्कूल में काम करता था। जो जब्त किया हुआ गार्ड था उसको सेबी का जो टीचर थे वो उसको दे देते हैं। Here, take this, he said as if handing over some unclean। पेज नंबर 52 पे थोड़ा सा और बचा है, आप लोग अपनी किताब देखते रहेंगे। ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से वो उसको देते हैं कि जैसे लगा कि वो कोई गंदी वस्तु दे रहे हों। द पोर्टर टुक द गार्ड होम with him and hung it on the wall on his small sooty room। अब वो बूढ़ा जो था पोर्टर, वो क्या करता है कि गार्ड को अपने घर ले जाता है और अपने छोटे से कालिख लगे कमरे, सूटी, धुएं से जो काला हुआ हो, उस कमरे में टांग देता है। पैराग्राफ 35। About 2 months later, the porter, finding himself even more hard pressed for money than usual, decided to take the guard to a local curio shop to see if he could get a few coppers for it। लगभग 2 महीने के बाद वो जो बूढ़ा था पोर्टर, दरवान या काम करने वाला कूली माली जो भी, तो उसने खुद को, पैसे की तंगी तो उसको हमेशा ही रहती थी, लेकिन उस बार उसको आमतौर पे जितना तंगी रहती थी उससे ज़्यादा महसूस हुई और उसने ये निर्णय किया कि गार्ड को नज़दीक के सजावट वाली दुकान पे ले जाएगा और ये देखेगा कि क्या उसके लिए उसे कुछ कॉपर्स, कुछ पैसे मिल पाते हैं। द क्यूरियो डीलर examined the guard carefully, then assuming an uninterested tone handed it back to the porter, saying, I might give you 5 yen for it। क्यूरियो डीलर ने गार्ड को सावधानी से निरीक्षण किया, उसके बाद एक और रुचिकर लहजा विकसित करते हुए, है ना, दिखाते हुए उसने पोर्टर को देते हुए कहा उस गार्ड को कि मैं तो तुम्हें इसके लिए 5 येन ही दे सकता हूँ। द पोर्टर वॉज एस्टाउंड, 5 येन पे ही वो आश्चर्यचकित था, पोर्टर एस्टाउंड था। बट बीइंग क्वाइट एन एस्टिट्यूट ओल्ड मैन रिप्लाइड कूली, लेकिन वो बिल्कुल ही धूर्त, चालाक, एस्ट्यूट बूढ़ा व्यक्ति था,
ठंडेपन से जवाब देता है। आई सर्टेनली वुड नॉट पार्ट विद इट फॉर दैट, निश्चित रूप से मैं इतने में तो उससे अलग नहीं होऊंगा। द डीलर इमीडिएटली रेज्ड हिज ऑफर टू 10 येन बट द पोर्टर वॉज स्टिल एडमेंट। अब डीलर अपना जो ऑफर था वो 5 येन से 10 येन कर देता है तुरंत ही, लेकिन पोर्टर अभी भी दृढ़ था, एडमेंट था, अपनी बात पे डटा हुआ था। पैराग्राफ 37 इन द सेकेंड, इन द एंड द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 येन फॉर द गार्ड। अंत में क्यूरियो डीलर को गार्ड के लिए 50 येन देने पड़े। अभी आप लोगों को पूरी कहानी का निष्कर्ष समझ में आएगा कि ये गार्ड कलेक्ट करना कितना कीमती है। द पोर्टर लेफ्ट द शॉप डिलाइटेड एट हिज लक। अब वो बूढ़ा जो दरवान था, माली कुली था, वो अपने भाग्य पे प्रसन्न होता हुआ दुकान को छोड़ा। It was not often that the teachers gave one a free gift equivalent to a year's wages। wages मतलब मजदूरी। ऐसा हमेशा नहीं होता है, प्रायः नहीं होता है कि ये शिक्षक लोग किसी को ऐसा गिफ्ट दे दें जो उसकी 1 साल की मजदूरी के बराबर हो। मतलब सेबी का एक छोटा सा गार्ड जो था वो 50 येन में जो बिका वो उस बूढ़े के 1 साल की मजदूरी के बराबर था, तो उसकी कीमत का आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। He was so clever as not to mention the matter to anyone and neither Sebi nor the teacher ever heard what had happened to the guard। और वो इतना चालाक था बूढ़ा कि उसने इस बात को किसी से नहीं कहा और ना ही सेबी ना ही शिक्षक कभी सुन पाए कि क्या उस गार्ड के साथ हुआ था। Yes, the porter was clever but he was not clever enough। हाँ, वो पोर्टर चालाक तो था लेकिन बहुत चालाक नहीं था, काफ़ी चालाक नहीं था। Little did he imagine that this same guard would be passed on by the curio dealer to a wealthy collector in the district for 600 yen। अब देखिए उस गार्ड की कीमत। शायद ही वो बूढ़ा कल्पना कर सकता था, कल्पना किया कि वही जो गार्ड है वो उस क्यूरियो डीलर के द्वारा, सजावट की दुकान वाले के द्वारा, एक धनवान जो कलेक्ट करने का शौक़ रखता है गार्ड्स को, उसको बेच दिया जाएगा ज़िले में, ज़िला मुख्यालय मान सकते हैं, वहाँ पे 600 येन में, 600 येन में। और उसके बाद क्या होता है 38 सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। सेबी इज नाउ इनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर्स। इनग्रॉस्ड मतलब भी डूबा होना। सेबी अब अपनी तस्वीरों में डूबा हुआ है, तो जो पिछला ब्लैंक छूट गया है तो सेबी वाज नाउ इनग्रॉस्ड। इनग्रॉस्ड भी अपने बाद इन प्रीपोजिशन लेता है, एब्सॉर्ड बराबर इनग्रॉस्ड, डूबा हुआ सेबी अब अपनी तस्वीरों में डूबा हुआ है, इसका मतलब है कि तस्वीरें बनाने लगा है। ही नो लॉन्गर feels any bitterness to either towards the teacher or towards his father who has smashed all his precious guards to pieces। अब वो थोड़ा भी किसी प्रकार का बिटरनेस, कड़वाहट नहीं महसूस करता है, ना ही अपने शिक्षक के प्रति और ना ही उसके पिता, अपने पिता के प्रति जिन्होंने उसके सभी कीमती गार्ड्स को चूर चूर कर दिया था। और लास्ट लाइन क्या कर रही है, Yet gradually his father has begun to scold him for painting pictures। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि अब उसके पिताजी उसको तस्वीरें बनाने के लिए भी डांटने लगे हैं। तो इस तरह से ये कहानी ये प्रदर्शित करती है कि उसके टैलेंट जो वो कर रहा था गार्ड्स को एकत्रित करने का काम, उसमें वो कीमती काम कर रहा था, उससे अर्निंग की जा सकती थी, लेकिन बड़े लोगों ने उसकी बात, उसकी भावनाओं या उसकी जो कला थी उसको समझा नहीं और इस तरह से एक टैलेंट को नुकसान पहुंचा दिया गया। यहाँ पे आर्टिस्ट लेसन ख़त्म होता है और बूढ़ी महिला ने कितना मांगा था गार्ड्स के लिए आप लोग खुद से करने का प्रयास करेंगे। ब्लैंक्स मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल नहीं है और आगे के वीडियोज़ में मैं क्वेश्चंस कराने का या समरी वगैरह प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी, जैसे मैंने कुछ वीडियोज़ दिए हैं 12 एग्जामिनेशंस के लिए और
विश्वास करिए, जो वो 2-3 वीडियोस गए हैं वो उनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और वैसे लेसन्स भी मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ धीरे धीरे, जो भी हो। तो आप लोगों को हमारा चैनल, आई एम राजन तिवारी एंड दिस इज एड्यूसर्व, थिंक फॉरवर्ड। कीप सब्सक्राइबिंग इट, कीप शेयरिंग इट। थैंक यू।